नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पैंडेमिक्स बाय डिजाइन, द रिस्क्स ऑफ लैब मेड वायरसेस दस्तावेज पर। हम इसमें गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि लैब में बनाए गए या बदले गए वायरसों से जुड़े असल में खतरे क्या हैं। क्योंकि देखिए, ये तकनीकें विज्ञान के लिए तो जरूरी हैं, पर क्या ये अनजाने में कोई बड़ी तबाही ला सकती हैं? बिल्कुल। और हम आज यही देखेंगे अपने स्रोतों के आधार पर कि ये वायरस बनते कैसे हैं, ये सिंथेटिक बायोलॉजी क्या चीज़ है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हम्म। किसे कहते हैं, और जो कोविड-19 की उत्पत्ति पर बहस हुई, उसने इन चिंताओं को और कैसे बढ़ा दिया है। हम्म। हम इसके वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और वो नीतिगत पहलुओं पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये लैब निर्मित वायरस, मतलब आसान भाषा में ये है क्या आखिर? सुनने में तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, देखिए, ये वो वायरस होते हैं जिन्हें लैब के अंदर मतलब कंट्रोल्ड माहौल में हम्म। एडवांस्ड बायोटेक तरीकों से या तो बनाया जाता है हम्म। या फिर उनमें बदलाव किया जाता है। अच्छा। इसमें कई चीजें आती हैं। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब वायरस के जेनेटिक कोड को बदलना क्यों बदलते हैं? ताकि उसका व्यवहार समझ सकें, या जैसे टीके बनाने हों। फिर आता है गेन ऑफ फंक्शन, यानी जीओएफ रिसर्च। इसमें क्या करते हैं कि वायरस की संक्रामकता या बीमारी पैदा करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं क्यों? ताकि समझ सकें कि भविष्य में अगर ऐसा कोई वायरस आया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे फैलेगा और हम तैयारी कैसे करें। पर हाँ, यहीं पर ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। हाँ, ये तो है। और तीसरा है सिंथेटिक बायोलॉजी। इसमें तो समझिए कि बिल्कुल स्क्रैच से पूरा का पूरा वायरस जीनोम बना सकते हैं। अरे बाप रे, मतलब बिल्कुल नया वायरस। हाँ, या किसी पुराने जाने पहचाने वायरस को फिर से बना लेना। तो मतलब ये तकनीकें जरूरी भी हैं, जैसे वैक्सीन के लिए आपने कहा, पर साथ में एक बड़ा जोखिम भी है। बिल्कुल, जोखिम यही है कि ये जो इंजीनियर किए गए वायरस हैं, वो कहीं लैब से बाहर ना निकल जाएं गलती से, या फिर कोई इनका गलत इस्तेमाल ना कर ले। और ये सिर्फ मतलब सोचने वाली बात नहीं है। क्या मतलब, क्या पहले ऐसा हो चुका है? कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, यहीं पर बात वाकई थोड़ी गंभीर हो जाती है। इतिहास में देखें तो कई चेतावनियां मिलती हैं। जैसे 1978 में ब्रिटेन में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक लैब लीक हुई थी चेचक की। चेचक की? हाँ, उससे एक मौत हुई और करीब 500 लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ी। सिर्फ एक लीक से इतना कुछ? और ये अकेला मामला नहीं है। 2003 के बाद जो सार्स वायरस फैला था, उसके कम से कम 6 मामले लैब लीक से जुड़े पाए गए। 6 मामले? हाँ, फिर 2014 में अमेरिका में सीडीसी ने, जो कि बहुत बड़ी संस्था है, गलती से खतरनाक बर्ड फ्लू के सैंपल्स दूसरी लैब्स को भेज दिए ओह। और उससे एक जगह मुर्गियां मर गईं। तो ये दिखाता है कि दिक्कत सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, मानवीय चूक, सिस्टम की कमजोरी, ये सब भी मायने रखता है। ये तो वाकई गंभीर बातें हैं, खासकर जब इतने खतरनाक वायरस पे काम चल रहा हो। और एक और किस्सा है, 2011 का H5N1 विवाद। वो काफी चर्चा में रहा था। तब वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू वायरस को इस तरह बदला कि वो फेरेट्स में, जो नेवले जैसे जानवर होते हैं, उनमें ज्यादा आसानी से फैलने लगा। अच्छा। तो दुनिया भर में चिंता फैल गई कि कहीं ये सुपर फ्लू ना बन जाए। इसी वजह से अमेरिका ने 2014 से 2017 तक जीओएफ रिसर्च पर रोक भी लगा दी थी। तो ये जो पुरानी घटनाएं, ये आज भी उतनी ही जरूरी हैं, क्योंकि लैब लीक का खतरा तो बना ही हुआ है। बिल्कुल। हाल का ही उदाहरण है 2021 का, ताइवान का। वहां एक रिसर्चर को लैब में एक संक्रमित चूहे ने काट लिया और उसे कोविड-19 हो गया। लैब के अंदर ही? हाँ, और चिंता की बात यह भी है कि ऐसी जो हाई सिक्योरिटी लैब्स होती है ना, बायोसेफ्टी लेवल 4 या BSL 4 कहते हैं, जहां सबसे खतरनाक वायरस पे काम होता है, हाँ हाँ। उनकी संख्या दुनिया भर में बढ़ रही है। 2021 तक करीब 23 देशों में लगभग 60 BSL 4 लैब थी। और पता है, उनमें से 75% शहरी इलाकों में है। क्या कह रहे हैं, शहरों के बीच में? इससे तो अगर कोई दुर्घटना हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। सही बात है। और एक और चिंता है अपर्याप्त सुरक्षा मानकों की। जैसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का उदाहरण लें। वहां कुछ रिसर्च BSL 2 लेवल पर की गई थी, ऐसा कहा जाता है। जबकि अमेरिका में सार्स जैसे वायरस पर काम के लिए कम से कम BSL 3 जरूरी माना जाता है। BSL 2 और BSL 3 में क्या फर्क है? देखिए, BSL 3 में ज्यादा सख्ती होती है, हवा का दबाव कंट्रोल होता है, लैब से निकलने वाली हवा फिल्टर होती है। BSL 2 में थोड़ी कम सख्ती होती है, सांस लेने और सीधे संपर्क का जोखिम ज्यादा रहता है। तो सार्स जैसे वायरस पर BSL 2 में काम करना, उसको लेकर चिंता जताई गई थी। अच्छा,
क्या इन लीक्स की संभावना का कोई आंकड़ा है, कोई अंदाजा लगाया गया है? हाँ, एक 2012 का विश्लेषण था। उसने अनुमान लगाया था कि किसी एक लैब से वायरस लीक होने की जो सालाना संभावना है, वो करीब 0.3% है। 0.3%। ये तो सुनने में कम लगता है। हाँ, एक लैब के लिए कम है, लेकिन अगर आप दुनिया भर की मान लीजिए 42 ऐसी लैब्स को एक साथ देखें, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हर 12-13 साल में इनमें से किसी न किसी एक लैब से वायरस लीक होने की संभावना 80% तक हो सकती है। 80%? ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब ये अगर का सवाल नहीं रहा, ये तो कब का सवाल ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये आंकड़े बेशक बहस का मुद्दा है, लेकिन ये जोखिम की गंभीरता को जरूर सामने लाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लैब में वायरस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत शक्तिशाली है, शायद ज़रूरी भी है, लेकिन दुर्घटनाओं का एक इतिहास रहा है। ऐसी लैब बढ़ रही हैं और सुरक्षा हमेशा 100% पुख्ता हो, ये ज़रूरी नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विज्ञान की तरक्की और आम लोगों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या जो नियम अभी हैं, जो निगरानी है, वो काफ़ी है? ये बहुत जरूरी सवाल है और हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से ये हाई सिक्योरिटी लैब्स खासकर शहरों में बढ़ रही हैं और दुर्घटनाओं का इतिहास भी हमें पता है, तो दुनिया भर में निगरानी का ऐसा कौन सा प्रभावी तरीका हो सकता है जो वैज्ञानिक तरक्की को भी न रोके और लोगों की सुरक्षा भी पक्की कर सके?